अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिसकी तेज़ी से कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर से, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, स्पीकर से भी अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात हैं वो मुतालबात बेसिकली अमन मुज़ाकरात की राह में रुकावट बने हुए हैं। अब ये मुतालिबात हैं क्या जो ज़रूरत से ज़्यादा है? सबसे पहले मेरे ख्याल से जाहिद साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि एक ईरानी तहजीब को ख़त्म करने की स्टेटमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमारे साथ सामने मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है और अमेरिका भी तैयार है। अटैक किसी भी वक्त हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? जी देखिए, आप परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में तो रह नहीं सकते सना। अब मुज़ाकरात आज नहीं तो कल होने हैं, अगर खुद अल्लाह ना करे, बट अगर अनफॉर्चुनेटली एक और राउंड ऑफ एस्केलेशन होना है और काइनेटिक ने एप्लीकेशन होनी है तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने हैं, उसमें एंड तो मुज़ाकरात पे होना है। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि एक एस्केलेशन हो जाए और उस एस्केलेशन के बाद अमेरिका जो है वो इस यहाँ से एक नोशन ऑफ विक्ट्री उस एस्केलेशन के बाद अचीव करे और यहाँ से निकल जाए। उनका कोई नुकसान नहीं होगा और वो एक क्योटिक ईरान छोड़ के चला जाएगा। उसमें नुकसान ये होगा कि आप एक रीजन में अनसर्टेनिटी छोड़कर चले जाएंगे। हु विल गारंटी? और वो कहेगा जी कि आप ठीक है अभी हुर्मस खोलें, जिनको प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो अपना हुर्मस खोलना चाहते हैं तो खोले, नहीं खोलना चाहते तो ना खोले। तो एक एक अनफिनिश्ड एजेंडा हो जाएगा। यस, इस वक्त ब्रिंक्समैनशिप चल रही है। दिस इज अ वेरी वेरी सिचुएशन एंड क्रिटिकल सिचुएशन। हम हल्के या मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब भी हैं और उतने दूर भी हैं। दोनों सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हैं। अमेरिकन सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है इस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उसके साथ साथ अनरिलायबिलिटी भी अटैच होगी है। जैसे आपने देखा लेबनान के बीच में इजराइल की जारी रही खाना जंगी वहां पे चल रही है, खाना जंगी कह रहा हूँ, जंग चल रही है इजराइल की एप्लीकेशन। और उसके अलावा आपने देखा कि हुर्मस को फिर इन्होंने ब्लॉक किया था अमेरिकन को। तो वो थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज ऑलरेडी बहुत थे और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी फार ऑल्सो, बट हैविंग सेड दैट कि एक अगर फ्रेमवर्क बन जाता है या फ्यूचर के फ्रेमवर्क पे कोई एग्रीमेंट हो जाता है और सीज फायर हो जाता है और फिर उसको सिंसेरिटी लॉयल्टी के साथ आगे चलते हैं तो हम उस तरफ बढ़ भी सकते हैं। लेकिन चीजें कम्प्लेक्स हैं जी। एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का ही मैं तो इस वक्त इजहार करूंगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक लेटर ऑफ इंटेंट के साइन होने की बात हो रही है जिसके बाद 30 डेज के मुज़ाकरात होंगे जी। आप समझते हैं ईरान और अमेरिका इस वक्त एक लेटर ऑफ इंटेंट भी नहीं साइन कर सकते फॉर 30 डेज निगोशिएशंस? वी नीड टू एनालाइज। ये देखना होगा जी डिफरेंसेस हैं क्या। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सुरवर्दी साहब, वो अप फ्रंट एक मुकम्मल डील चाहता है बिफोर सीजिंग ऑफ वॉर और ये ब्लॉकेट खत्म करने से पहले, ताकि वो उसी के ऊपर अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाए कि जी मैंने देखे न्यूक्लियर पे ये हासिल कर लिया विच इज मोर देन JCPOA। उसके अलावा हमने जो भी मुआहदे की शिकें होंगी, हुर्मस का जो स्टेटस होगा, हुर्मस के स्टेटस पे ऑफ कोर्स अमेरिका चाहेगा कि कोई इसके ऊपर टॉलिंग वाली तो बात ही ना हो और टॉल जो वहाँ पे लगाने हैं वो उसका जिक्र इतना नहीं होना चाहिए और उसका इशारे भी वो करते रहते हैं। फिर वो स्टॉक पाइल्स की जो शिफ्टिंग है एनरिच्ड यूरेनियम की, उसके ऊपर वो कुछ चाहेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो नोशन ऑफ विक्ट्री के लिए लेकर जाना चाहेगा। ईरान के पास तो नोशन ऑफ विक्ट्री बड़ा ज़बरदस्त ऑलरेडी है कि उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन रखी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन रखी है, अपनी रिजीम उनकी चेंज नहीं हो सकी। यस, कैपिटेशन बहुत हो गई लेकिन चेंज नहीं हुई। फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एड्रेस भी कर लेंगे। तो इस वक्त दोनों के पास ऑफ रैम्प के लिए चीज़ें मौजूद तो हैं, लेकिन ये जो टोटल पॉलिसी कैप्चुलेशन चाह रही हैं दोनों साइड्स निगोशिएशन टेबल्स के अंदर, तो वो दैट इज नॉट अचीवेबल जी। फिर स्पॉयलर्स हैं। इजराइल की जो स्पॉयलर है वो तो आज भी चाहेगा कि अभी हमला कर दे। अगर उसको रिस्ट्रेंट किया हुआ है पाकिस्तान के थ्रू, अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान ने या मीडिएटर्स ने या बाकी सब ने, तो आई थिंक वो इतना प्रोलॉन्ग रहेगा नहीं। तो क्रिटिकल सिचुएशन है। और ईरान चाहता है कि एक इंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट या कोई ऐसी चीज हो जाए कि हम सीज फायर हो जाए, हुर्मस खुल जाए, फोर्सेस वापस चली जाएं अमेरिका की, और उसके बाद हम 30 डेज के अंदर अंदर जो न्यूक्लियर की टॉक्स है हम उन पे बात कर लें। तो फिर ये उस वक्त तो चले, हो सकता है जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट इतना ना हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ब्रिज। जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना है तो अमेरिकन भी फिर इस तरह तो नहीं निकलना चाहेंगे कि 30 डेज के बाद हम पता नहीं वो किस तरह खत्म हो वो नेगोशिएशंस।
और ईरान को भी पता है कि अगर अब हमने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और वो साल बाद 2 साल बाद फिर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम इस पोजीशन पर नहीं होंगे जो इस पोजीशन पर आज है। बट हैविंग सेड दैट, कभी कभी आप मिस कैलकुलेशंस कर भी जाते हैं। ओवर प्ले ऑफ एनी सिचुएशन, एनी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट या उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इट इज़ हार्मफुल भी हो जाती है कभी कभी आगे चलकर। तो ये क्रिटिकल फैसला तो दोनों वारिंग फैक्शंस ने करना है। बहरहाल पाकिस्तान फील्ड मार्शल जो हैं वो अगर गए हैं तो दिस इज़ अ सीरियस एफर्ट, और ये लास्ट डिच एफर्ट भी हो सकती है बिफोर रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, जो बड़ा डेंजरस सिनारियो है जी। और जाहिर कुछ ये भी कह रहे हैं लोग कि ये ईरानियन से फाइनल बातचीत के बाद ही में हेड टू वाशिंगटन, ताकि फाइनली जो ईरानियंस की बात है वो वाशिंगटन में आगे रखी जा सके। देखिए बातें तो बिल्कुल क्लियर है जी। देर आर मीन्स थोड़े से ब्रिजिंग करनी है। देर आर फ्यू इश्यूज, मुझे ज़ाती तौर पे लगते हैं कि देर आर फ्यू इश्यूज इन ईरान जो डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर्स हैं। तो मेरे ख्याल में जब अभी डिपेंड करेगा, कालिबाफ साहब से तो मुलाकात हो गई है फील्ड मार्शल साहब की, अब देखना पड़ेगा कि किन किन से वो मुलाकात कर रहे हैं जी। तो उससे हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आई थिंक अगर वो सारों का कॉन्फिडेंस अचीव कर लेते हैं और सारों को ये कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि वट एवर अमेरिका इज सेइंग वो उसको करेगा भी, तो और फिर वो जाके इंश्योर कराएंगे या बात करके अमेरिका से भी कि ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। पिछली दफ़ा भी जो लेबनान का सीज फायर था इसराइल ने इनिशियली किया था, तो वो भी पाकिस्तान की वजह से किया था, और वो टॉक्स के दौरान हुआ था जब इस्लामाबाद ये लोग पहुंच गए थे। तो ईरान ने आते ही जब पहला शिकवा किया कि जी आपको लेबनान में सीज फायर करना होगा, वो अलग बात है कि वो सीज फायर इतना इफेक्टिव बाद में नहीं रहा, लेकिन वो उस वक्त किया गया और अमेरिका ने बड़ा क्लियरली इसराइल को बताया कि आपको ये सेशंस करनी पड़ेंगी इन हॉस्पिटैलिटीज़ की इस वक्त, और उन्होंने की भी। और अभी इसराइल की जो गारंटी है या बातचीत है वो अमेरिका ही कर सकता है ना, ट्रंप के अलावा और कौन उनको कह सकता है? मुझे बताइए इस एनवायरनमेंट में। अब अमेरिकन की तरफ से ये प्लान आ रहा है कि जो जहां उनका 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है इस्फहान में, अमेरिका कहता है मैं उसको हैवी बम्बार्डमेंट से इतना दफन कर देता हूं कि वो दोबारा कभी निकाला ही ना जा सके। आपको नज़र आता है कि इस्फहान पर बम्बार्डमेंट तक अगर अमेरिका एक लिमिटेड ऑपरेशन करता है फॉर न्यूक्लियर उसको नीचे दफन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो उस हद तक लिमिटेड ऑपरेशन से पूरी लड़ाई नहीं होगी, या इसके नतीजे में भी रीजन की पूरी लड़ाई हो जाएगी? देखिए आप तो एक ये जो वॉर होती है जी, ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है सुरवर्दी साहब। एक छोटा सा ट्रिगर जो है वो आपको बैड से वर्स्ट स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में ले जाता है। जहां तक ये मटेरियल के दफन करने का, तो दफन तो ये क्लेम पहले भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया था कि हम मनो मट्टी तले उसको दफन कर दिया और इनको सदियां लगेंगी, वो किसी काम का नहीं रहा। फिर आपने क्राफ्ट कर लिया रीजन फॉर वॉर कि जी हम इमिनेंट थ्रेट है। तुलसी गबार्ड भी कल आपने देखा फारिग हो गई हैं अपने ऑफिस से, क्योंकि वो थोड़ी करती थी। तो लॉट इज हैपनिंग। जब वॉर क्रिएट करनी हो तो आप किसी भी कासस बलाय को सामने रख के रीजन फॉर वॉर करते हैं और आप वॉर को आगे ले जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं सरवर्दी साहब, अगर अब एस्केलेशन की तरफ गया किसी डोमेन में भी, एक तो पहली बात है वी आर ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर हुए हैं। ब्लॉकेट जो है ये एक्ट ऑफ वॉर ही है, वॉर इज ऑन। ठीक है, मिसाइल्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा और चीजें एक्सचेंज नहीं हो रही हैं रीजन में थोड़ी सी, तो फिर उसका रिस्पांस तो जाएगा ही जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि वो इस्फहान का बस वो फायर करेंगे और दब जाएगा। वो 12 दिन के रिस्पांस अगर ईरान उस वक्त जनरेट कर देता, इस बहस में मैं नहीं जा रहा कि वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, अगर कर देता तो शायद ये दूसरी वॉर ना होती। लेकिन ईरान जो है वो जिस सिचुएशन में है, जिस वक्त एक गोली भी फायर होगी तो ये रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। रिस्पॉन्स जाएगा किधर? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में, रीजन के अंदर ही इनकी किसी फैसिलिटी पे जाएगा, इसराइल में चला जाएगा, या अभी जो कह रहे थे कि इट विल बी लिटिल बियॉन्ड, तो कोई जो एसेट्स है इनके समुद्रों के अंदर अमेरिका के, उनके ऊपर रिस्पॉन्स जाएगा। अब जिस तरह का वो नुकसान उठाएगा वैसा रिस्पॉन्स आगे से भी जनरेट होगा, क्योंकि ये तो क्विड प्रो को एक्शंस फिर वॉर में चलते हैं, रुकता कोई भी नहीं है, तभी आपकी डेटरेंस रीगेन होती है। अभी देखें ना हम किस चीज से डर रहे हैं कि दोनों मुमालिक डर रहे हैं कि हम अपना नोशन ऑफ विक्ट्री क्या लिखेंगे, लोगों को क्या बताएंगे। तो उस एस्केलेशन के बाद अगर इस पे नहीं मान रहे, जहां पे अभी दोनों को विन विन सिचुएशन अवेलेबल है, तो फिर कौन सी साइड ऐसी होगी जो वीक मिलिट्री पोजीशन से या हारी हुई थोड़ी सी मिलिट्री पोजीशन से कहेगी कि अच्छा आप बंद कर देते हैं जंग, तो वो फिर ऊपर ही ऊपर जाएगी, प्रोलॉन्ग करेंगी चीजें, फिर किसी के बस में रहेगी नहीं रहेगी वो गॉड नोज। वॉर को इनिशिएट करना बड़ा आसान होता है, अभी देख रहे हैं आप, आपके सामने ये चीजें डिमॉन्स्ट्रेट हो रही हैं। एंड स्टेट हासिल करना इज अ रियल बिग चैलेंज। हम देख रहे हैं सऊदी अरब और कतर तो सुलह की बहुत कोशिश कर रहे हैं,
और कतर के अमीर ने आज डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है। कतर का एक डेलीगेशन तेहरान में भी मौजूद है। सऊदीयंस पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं तेहरान में। आपको लगता है अगर अब रीजनल वॉर होगी तो सऊदी अरब और कतर उसका हिस्सा नहीं होंगे, बाकी जीसीसी कंट्रीज हो जाएं? देखिए, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स ओमान, नो सॉरी, यस ओमान, तो इन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया है जी। दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, और पाकिस्तान का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। उसकी इम्प्लीकेशंस है। देखिए, ये अगर इन्वॉल्व होते हैं तो किसको सर्व करेंगे? ईरान का तो नुकसान पता नहीं होगा या नहीं होगा, ईरान को भी ये चीज समझनी चाहिए किसको सर्व कर रहे हैं। वाई यू वांट टू सर्व द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इजराइल? वो तो फ्रिक्शन चाहता है इनके बीच में, टू एक्सपेंशनिस्ट अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी उन्होंने चलाया इब्राहिम अकॉर्ड की शक्ल में, आपने देखा है वो, दैट इज इन प्लेस। उसके बाद अगर मिलिट्री भी ये प्रॉन्ग चल पड़ता है तो देन वी हैव अ सीरियस सिचुएशन। तो फिर ऑब्जेक्टिव्स तो इजराइल के हासिल हो रहे हैं। ये मैं ईरान को भी यही कहता हूँ कि आपको रिव्यू करनी होंगी अपनी चीजें। लेकिन दोनों सब सॉवरन नेशंस हैं सुरवर्दी साहब एंड सना, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए उनके अपने डिसीजन मेकिंग्स हैं। पाकिस्तान एक रोल जो प्ले कर रहा है समझाने का, उससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एस्केलेशन की तरफ जाते हैं और रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं तो ये सिचुएशन शायद ईरान और अमेरिका दोनों के बस में फिर ना रहे। क्योंकि अंदाजे तो जाहिर साहब पहले भी गलत साबित हुए ना। इब्राहिम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड, F-35 दे वर नॉट इनफ। अब तो अमेरिका को कुछ बड़ा सोचना होगा, और जो ब्रीफ भी किया गया है। जी जी जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, यू आर वेरी राइट, कि मिलिट्री ने अगर चेकमेट देना होता तो वह नेगोशिएशंस की तरफ क्यों जाता, ये सीज फायर इतना लंबा क्यों चल रहा होता? उसकी वजह यही है कि दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री ने हमें अभी ये जो कल्चरल ह्यूब्रस अप्रोच कह ले, या मैं तो उसको ह्यूब्रस ही कहता हूँ प्राइड से ज्यादा। प्राइड का मतलब ये होता है कि आपने अपनी नेशन को बिल्ड करके दोबारा उतना स्ट्रांग भी करना है, वो प्राइड होगा। बहुत प्राइड का भी आपको मौके मिलेंगे। बोथ हैव फॉट, अपने पास दोनों के पास इस वक्त कुछ ना कुछ लेके जाने को है अपनी नेशन के पास, शायद कल दोनों के पास कुछ ना रहे। देखिए, हम अमेरिका की मिस कैलकुलेशंस की बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर इन दिस रीजन, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ करबला। इजराइल को तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है ना, उनकी कोई मिस कैलकुलेशन भी नहीं हुई है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं। हु कैन गारंटी कि ईरान आगे जाके मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई ऐसी चीज ना हो जाए? तो आई थिंक सेंस मस्ट प्रिवेल। वॉर इज अ वेरी वेरी ट्रिकी मैटर जी, और पहली कैजुअलिटी वॉर में वॉर का प्लान होता है, और उसके बाद सिचुएशन आपके बस से कभी कभी बाहर हो जाती है जी। मार्को रूबियो इंडिया गए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं इस वक्त उनका इंडिया जाना? देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप तो चल रही है तमाम ममालिक की। अभी राक्ची साहब भी पिछले दिनों गए हुए थे और वो चलती रहेगी। इंडिया इज अ स्पॉइलर। पहले डोवल साहब ने अटैक किया है प्रोसेस के ऊपर जब राक्ची साहब को मिले हैं पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। अभी वो उनको बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें दिखाएंगे, बट मार्क रूबियो स्मार्ट पर्सन है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना जानता है, और उसे पता है कि इस वक्त ओनली कंड्यूट जो अवेलेबल है उनके पास या कार्ड ऑफ रैम्प देने के लिए वो पाकिस्तान है, तो वो इसको कभी स्पॉइल नहीं करेंगे। बाकी उनकी अपनी डिफेंस डील्स हैं, बिजनेसेस हैं, इकोनॉमिक्स हैं, वो करती रहेंगी। इट शुड नॉट बॉदर पाकिस्तान मच सोरवर्दी साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो स्पॉइलर है, वो करते रहेंगे। हमारे पाकिस्तान के लिए लेसन क्या है फॉर ऑल टाइम्स टू कम, if you allow me to say that, कि we must learn the art of navigating the instability. स्टेबिलिटी जब तक ये नेबरहुड हमारा इस तरह का रहेगा, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए अचीव कर रहा है पाकिस्तान, कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन हमें आर्ट आनी चाहिए कि इसी देखे ना, इसी के अंदर से ये हम मेडिएटर बने, इसी के अंदर आपने मार्क का हक किया। तो जब नेशन डिसाइड कर ले कि हम इसको डील करना है इस माइंडसेट को, तो उसके साथ जो भी विजिट करे, इट शुड नॉट बॉदर अस मच। जाहिर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद एग्जैक्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। अच्छा, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बीजिंग में हैं और CDF तेहरान में हैं। दुनिया बहुत देख रही है इस चीज़ को कि इट्स दुनिया के जो दो, एक बीजिंग और तेहरान, दोनों तरफ पाकिस्तान की क़यादत मौजूद है। आप कोई लिंकेज देखते हैं बीजिंग एंड तेहरान और बीच में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बीजिंग में, CDF तेहरान में, विल दैट हेल्प? ऑफ कोर्स, देखिए, पाकिस्तान जो चाइना का विजिट है जी, 75th ईयर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप करने गए हैं।
उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और ऑफ कोर्स 5-6 अरब डॉलर के हमारे मुआहदे होने हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। और चाइना इज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर सरवर्दी साहब, एंड विल रिमेन सो, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस पार्टनरशिप। नॉट नो अदर फ्रेंडशिप ऑन गॉड्स अर्थ शुड लेट पाकिस्तान कंप्रोमाइज ऑन दिस और चाइना टू कंप्रोमाइज ऑन दिस। तो इंशाल्लाह वो रहेंगे उसके बहुत पॉजिटिव। चाइना और जो तेहरान की आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और पाकिस्तान के इस प्रोसेस के साथ चाइना खड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फिडेंस है चाइना का एज अ फ्रेंड, एज अ कंडुइट, वो दैट इज देयर। और फील्ड मार्शल तेहरान में इस वक्त पाकिस्तान अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के साथ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पर हर जगह हाईलाइट हो रहा है, और इंशाल्लाह इसी से अच्छा चश्मा फूटेगा जी, ये याद रखिएगा। आप चाइना के विजिट को स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए कैसा देखते हैं इस मौके पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट। जैसे मैंने कहा, देखिए स्ट्रेटेजी हमारी तमाम स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप में टॉप ऑफ द पार्टनरशिप है दैट इज चाइना। ऑफ कोर्स हमारी पार्टनरशिप सऊदी अरेबिया के साथ भी है, देयर आर अदर फ्रेंड्स आल्सो लाइक टर्किया, अजरबैजान है, और बहुत सारे ममालिक हैं, और लोग अभी जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अमेरिका भी पाकिस्तान के इस वक्त फ्रेंड है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल है उस पर सिर्फ चाइना ही है जी इस वक्त, और सऊदी अरेबिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे है, एंड इट विल पुट मोर वेट टू दिस मीडिएशन। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ईरान के मामलात को भी देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लीडरशिप को चाहिए कि जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं इस रीजन में, उसको हर चीज़ का जो फोकस या मेवर होना चाहिए वो पाकिस्तान की वेल बीइंग होनी चाहिए इन ऑल डोमेन्स, सोशो इकनॉमिक, पोलिटिकल, मिलिट्री, उसके बीच है। फिर अफगानिस्तान एक बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए भी, और हमारे लिए तो मतलब है एग्जिस्टेंशनल किस्म की वो जगह बन जाती है कभी कभी, क्योंकि इंडियन एप्लीकेशन उसी की थ्रू आ रही। तो अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत होगी, प्रोग्रेस होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ द इकॉनमी। जब तक हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होती सोरवर्दी साहब, यू कांट बी स्ट्रांग। तो पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है वो 3 चीज़ों में है, और इन 3 चीज़ों का नाम है इकॉनमी, इकॉनमी एंड इकॉनमी। ये ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि तेहरान से सीडीएफ पहले बीजिंग जाएंगे, और जो बीजिंग की में प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे जब चाइना की आला क़यादत से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, तो सीडीएफ उनके साथ होंगे, और तेहरान से शायद वो पहले बीजिंग जाएं बाद में वाशिंगटन जाने की बात हो। इसको कैसे देखेंगे आप? ये देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट अगर ये हैपन्स तो ऑफ कोर्स एक टीम पाकिस्तान है जी, और ये सीडीएफ जो है लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये जो नेगोशिएशंस है, मीडिएशंस है, और चाइना को कॉन्फिडेंस में भी लेंगे। फिर वहां से आपका अमेरिका जाना, यू आर अ ब्रिज बिटवीन चाइना एंड अमेरिका ऑल्सो का रोल आप अदा किया आपने पास्ट में भी, और अब भी कर रहे हैं। और चाइना और ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तो आई थिंक पाकिस्तान ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ की है, फिनेस लगाई है इस पूरे प्रोसेस में, वो कीपिंग योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विद यू। उन्होंने कुशनिंग भी की है प्रोसेस को, और आपको पावरफुल भी किया है आपके सिस्टम्स को। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग। एंड कुछ हमारे को 26 बिलियन का डेट भी है चाइना का, आप उसकी रीशेड्यूलिंग देख रहे हैं? आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में होनी है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स चाइना इज़ कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान सिचुएशन, और हमें ये जो हमारी जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ी सी सोरवर्दी सब चाइना के साथ दोस्ती की वजह से भी है, ये भी याद रखें। जो इंडियन एप्लीकेशन करता है वो चाइना को भी इनडायरेक्टली करता है। जो और भी रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशंस होती हैं, खासतौर पे बलोचिस्तान, तो वो इनडायरेक्टली चाइना को भी उतना ही हैम्पर कर रहा होता है। अफगानिस्तान हैज बिकम अ कॉमन थ्रेट, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो अगर इसमें कैपेसिटी एनहांसमेंट में या कैपेसिटी बिल्डिंग में पाकिस्तान की मदद करता है चाइना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इनकरेजिंग। चाइना तेहरान को कितना असर कर सकता है कि वो डील पे मना ले, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में तो चाइना के भी इंटरेस्ट हैं, वो भी नहीं चाहेगा कि टोल लगे। वो तो आप नहीं समझते जो अमेरिका का स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मुतालबा है वो चाइना के भी मुतालबा हो सकता है, और चाइना उस पर तेहरान को ज़्यादा प्रेशर में ला के मना सकता है? चाइना जो है उसका जो वे ऑफ वर्किंग है सरवर्दी साहब, वो एज अ फ्रेंड आपको मशवरे देते हैं, और उसके बीच में ही सारी चीज़ें आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता देते हैं। वो कभी इंटिमिडेशन कोर्जन नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि जी आप न करें। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना वुड नेवर लाइक रिस्ट्रिक्टेड सीज, चाहे वो हुर्मुज़ के ही क्यों ना हो। तो दे वांट टू हैव ओपन सीज, ओपन सीज के अलावा उनका गुजारा नहीं है जी। तो वो उसको अपने तरीक़ेकार से करेगा, कभी वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करेगा कि जी वो चाइना को अमेरिका की वजह से वो ईरान पे जोर दे
क्योंकि मेन कम्पिटिटर भी है, फिर चाइना ब्रूज्ड भी है। आपने दोनों दौरों में फर्क भी देख लिया है, रशियन पुतिन साहब का और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का। दैट ट्रम्प। क्लियरली रिफ्लेक्ट्स चाइना, सॉरी ट्रम्प साहब का, तो इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स के चाइना इज नॉट हैप्पी विद द अमेरिकन पॉलिसी। तो वो ठीक है, वो इस वॉर को जल्द खत्म करना चाहेगा, क्योंकि 80% एनर्जी यहाँ से जा रही है। वेनेजुएला भी इनडायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट ही एक एक्शन था ना। ईरान भी इनडायरेक्टली चाइना इज इन्वॉल्व इन, सेकंड बिगेस्ट टारगेट तो चाइना ही है ईरान की इस एप्लीकेशन के बाद। तो आई थिंक चाइना तरीका कार अपना अपनाएगा, लेकिन आई एग्री विद यू कि वो फ्री सीज फ्री ट्रेड रूट चाहेगा जी। Last question. How many chances of a escalation again Or या war again? success of a peace deal? मैं कोई परसेंटेज देना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे एस्केलेशन का डर ज्यादा लगता है जी। इसलिए तो मैं 60-40 cautious का optimism के साथ, रेशो आप कह सकते हैं, या 50-50 और 70-30 का भी हो सकता है? 60-40 Six- escalation 60% escalation. unfortunately। Unfortunately. And by what time? Next weekend? After Eid? Of Before course, Eid? not ये तो अभी बहुत हज का मुश्किल होगा सीजन है, हज की वजह से फ्रेंड्स डे किया हुआ है, लेकिन दिस इज द बेस्ट चांस कि हमें डिप्लोमेसी को कामयाब कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनरिलायबिलिटी की जो मैंने बातें की हैं, वो दोनों तरफ अटैच है जी। दोनों बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं इस एस्केलेशन को आगे लेकर जाने का। अमेरिका शुड नॉट हैव ब्लॉक्ड हुर्मस, जो उन्होंने उस वक्त किया था। दे शुड हैव, वो बस, आप जब पॉलिसी कैप्चुलेशन मिलिट्री से नहीं कर सके तो आपको डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ईरान को भी, देयर वाज अ सिचुएशन इन ईरान आल्सो सरवर्दी साहब, इस वॉर से पहले, तो ईरान ने भी उसको भी एड्रेस करना है। पोस्ट वॉर एक नया रीजन भी आपके सामने आएगा, अभी फिर आपको कॉन्फिडेंस बहाल करवाना होगा रीजनल कंट्रीज का। इस वॉर के बाद ये अरब जो कल्चर है, ये इतने जल्दी नहीं कि जी अच्छा वॉर खत्म हो गई तो वो अच्छे बच्चे बन जाएंगे ईरान और ये वो सारा, वो विल टेक टाइम टू हैव कॉन्फिडेंस। और विदाउट, अभी तो सब इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि विदाउट एन इफेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन मिडल ईस्ट, जिसमें सब शामिल हो, ऑल इंक्लूसिव, यू कांट कीप एनी नेशन आउट ऑफ इट। ईरान को आप बाहर नहीं रख सकते, सऊदीया को, कतर, किसी को भी आप बाहर नहीं रख सकते। तो तभी जाके आपने इजरायली डिजाइन्स को से प्रोटेक्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ें और उनके ऊपर हमले कर दें और मार दें उनको, लेकिन अपने आप को आर्ट ऑफ प्रोटेक्शन तो आना चाहिए ना आपको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी लर्न। तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। ये शुक्र करें दोनों ममालिक और ये रीजन और ये ग्लोब कि पाकिस्तान इज द मीडिएटर, वरना लोग अभी तक हाथ खड़े कर चुके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं वज़ीर आला केपी के हवाले से, क्या वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं? बात तो इस पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे DGIB, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की तौसी कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। मुज़म्मिल साहब, क्या खिदमात सरअंजाम देंगे DGIB? पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। हमने DGISI की एक्सटेंशन भी देखी है, और वो इंटेलिजेंस चीफ्स को जो है वो इस वक्त रिटेन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म की ऐसी सूरत हाल है, दाखिली इस्तेहकाम है और चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि सारे इंटेलिजेंस चीफ्स को कंटिन्यू कराने की एक पॉलिसी के तहत DGIB फवाद असदुल्ला खान को भी कंटिन्यू कराया गया है। इनको ये तमगा शुजात मिला है, सितारा शुजात मिला है, हिलाल इम्तियाज़ मिला है। इनकी कारकर्दगी से भी लोग बहुत मुतरफ़ थे। जब SCO समिट हो रही थी उस वक्त तो खुदकुश हमलों का एक नया प्रोग्राम था, वो इन्होंने अनर्थ करके रोका था। फिर इन्होंने 6 सितंबर के पे भी रोका था। फिर टेररिज्म के बहुत बड़े बड़े मुलज़म इन्होंने पकड़े। ये जो अब आजकल वो जो ड्रग डीलर खातून है वो भी IB ने पकड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी पकड़ा है। तो इनका कैरियर भी बहुत है 4 साल। तो मेरे ख्याल में वो जो एक कॉन्टीन्यूटी की पॉलिसी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको 4 साल की तौसीह दी गई है। अमूमी हलकों ने इसको एक्सेप्ट किया है और कहा है कि बतौर इन्होंने IB को बहुत दिया है, क्योंकि ये पहले IB के अफसर हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर से DG तक पहुँचे हैं। वरना हमने इससे पहले यही देखा था कि IB में बाहर से आके पुलिस से या दूसरी जगहों से लोग आके DG लगते थे। इनका राइज है कि ये यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर से DG तक पहुँचे हैं, एंड ही नोज IB नीचे से ऊपर तक। इनकी ऑपरेशनल सलाहियतों के सब बड़े मुतरफ़ हैं, और इनकी कोऑर्डिनेशन सब जगह बहुत अच्छी है। और इन्होंने टेररिज्म को ब्रेक करने में, और ख़ास कर हवाला हुंडी पे इन्होंने बहुत काम किया है, और ड्रग पे बहुत काम किया है। ये अभी पिंकी भी इन्होंने पकड़ी है।
ये अंदर की खबर बता रहे हैं? बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। तो ये आपने गलत नहीं कर दिया बता के? पिंकी भी इन्होंने पकड़ के दी। जिनको सुनना चाहिए उनको मेरे ख्याल से उसमें समझ आ गई होगी उनको भी। आगे चलते हैं। अब केपी हुकूमत पर बड़ी तनकीद की जा रही है और खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी साहब को हटा कर अली अमीन गंडापुर साहब को लाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिशें तो खैर पहले दिन से जारी थी, अब ये थोड़ी कोशिशें तेजी पकड़ गई हैं। आपको लगता है कि कामयाब हो पाएंगे कुछ? देखिए इस वक्त सुहेल अफरीदी प्रेशर में तो हैं। उनका एक क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब जो मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा उस पर केस। हाँ, तो वो जिस दिन से आए उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया, उन्होंने तब से कहा कि मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब जी। कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ काले चैनल्स को पैसे देकर, कुछ पेड सहाफी पैसे लेकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो पब्लिक परसेप्शन बना रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। हालांकि मैंने खुलेआम ऐलान किया हुआ है कि जिसके पास सबूत हो, सीएम सेक्रेटरीट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और वो सबूत लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। और अभी भी इस प्रोविंशियल कैबिनेट में मैं दोबारा ये ऐलान करता हूं कि जिसके पास भी कोई सबूत हो वो लाए, इंशाल्लाह ताला कार्रवाई हम करेंगे। बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि सबूत है तो लाए ना, मतलब क्या हर थोड़े दिनों के बाद एक शोशा छोड़ देते हैं कि जनाब ये बड़े इनके करप्शन के क्लर्क से अरबों रुपए निकल रहे हैं, हर चीज में करप्शन निकल रही है, ऐसी ऐसी दास्तानें निकल रही हैं केपी में। और मेरा मतलब है कि यूगोस्लाविया में कहीं करप्शन हो ही नहीं। मेरा मतलब उन्होंने तो करप्शन से पाक बनाना है ना, वो तो आई करप्शन खत्म करनी है। वहाँ करप्शन हो रही है तो ज्यादा सवाल नहीं होगा कि वहाँ करप्शन हो रही है। जाती करप्शन की बात कर रहे हैं वो। जाती वो सूबे के वजीर आला हैं, हर करप्शन के वो जिम्मेदार हैं। जो भी नीचे हो रहा है उसके वही जिम्मेदार हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा तो हमारे साथ जातियां हो रही हैं। उनके अपने भाई पे भी वैसे और भी इल्जाम हैं, हम वो यहाँ बात नहीं करना चाहते। अब देखिए ना, बन्नू वाला वाकया आप देख लें जी। बन्नू में 15 पुलिस वाले शहीद हुए, वो गए हैं बन्नू, उनके अपने 15 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो बन्नू गए हैं। इवन के जो एसपी एसएसपी वहाँ जनाजा पढ़ने गया ना उन 15 पुलिस वालों का, वो भी जनाजे में नहीं पहुंच सका। और अब वहाँ इन्होंने एक अमन कमेटियां बना दी हैं जिन्होंने पेस्को और वापडा के हकाम को खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। तो एक समझ नहीं आती कि ये अमन कमेटियां पीटीआई ने अपना ऑफशूट बना लिया वहाँ पे। लोगों को भी उठा रहे हैं। हाँ? लोगों को उठाने के इल्जामात भी हैं इन अमन कमेटियों पे। ये अमन कमेटियों पे ये भी इल्जामात हैं और ये भी इल्जामात हैं कि ये मतलब फेडरल के खिलाफ भी। अब देखें ना, बिलाखर गंडापुर साहब जो है ना, जब सुहेल अफरीदी की गंडापुर से लड़ाई शुरू हुई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान को मिलने चले गए। उसी मौलाना फजलुर रहमान को जिनकी इनकी ऑपोजिशन है, जिनको ये पहले बुरा भला कहते थे, अब उसी ऑपोजिशन के साथ ताउन शुरू कर दिया है। अभी उसी गवर्नर को मिलने चले गए हैं क्योंकि पीटीआई के अंदर एक ग्रुपिंग है और गंडापुर का 30 बंदों का एक ग्रुप है जो अब सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ है। तो अब उससे बचने के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग रहे हैं, पीपल फैसल करीम कुंडी से ताउन मांग रहे हैं, फिर एक तरफ ये फेडरल गवर्नमेंट से भी ताउन मांग रहे हैं गैस के मामले में, गंदम के मामले में, फिर एक मोहसिन नकवी से मुलाकात की रुदात भी आ रही है। दूसरी तरफ अलीमा खान के साथ बैठकर वहाँ पे पाकिस्तान तोड़ने की भी बातें करते हैं। तो आजकल काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब जा नहीं रहे कहीं भी अपनी इस कुर्सी को छोड़ के, ये बात क्लियर उन्होंने कर दिया खुद ही। पीटीआई भी इस बात को बार-बार क्लियर करेगी। इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया तो इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर बजट ना पास हुआ फिर क्या होगा? आप मेरी बात सुन, जाने के कुछ बड़े रास्ते हैं ना जी। जो गवर्नमेंट अपना बजट ही ना पास कराई भाई फिर क्या कर लेंगे? अगर पीटीआई के एमपीएस बजट इजलास में नहीं आते और अपोजिशन के अरकान की अक्सरियत हो जाती है तो फिर बजट कैसे पास करेंगे? अच्छा, ये चांसेस आपको लगते हैं कुर्सी से उनको हटाने की कोशिशें तो खैर पहले दिन से जारी है। आपको लगता है अली अमीन गंडापुर आ जाएंगे? क्योंकि असल मुद्दा तो वही है कि उस वक्त भी इमरान खान के लिए कुछ नहीं हुआ था, तो अभी भी इमरान खान साहब के लिए मुझे नहीं लगता अली अमीन गंडापुर आ जाएंगे, पर मुझे ये लगता है सुहेल अफरीदी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। मुझे ये लगता है वो इस वक्त मुकाबला तो कर रहे हैं। आज इस वक्त शदीद डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, और इस वक्त मुझे वो काफ़ी जो है ना मुश्किल में नज़र आ रही हैं। वो एक तरफ मुजम्मल असलम को फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन के लिए भी भेजते हैं, दूसरी तरफ अलीमा खान के साथ भी बैठते हैं, तीसरी तरफ गवर्नर के पास जाकर भी बैठ जाते हैं, चौथी तरफ वो जाके अलीमा खान के साथ। लेकिन पार्टी का सपोर्ट है उनके साथ, अलीमा खान का भी सपोर्ट है उनके साथ, क्या करेंगे? सिर्फ अलीमा खान का ही सपोर्ट है उनके साथ। जो पीटीआई केपी है उसका मेजॉरिटी का सपोर्ट उनके साथ नहीं है। उनका किनके साथ है? वो स्प्लिट है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपको बताऊं, अब सब कह रहे हैं कि नया वज़ीर आला का कैंडिडेट भी एक कोई वहाँ पे आ रहा है जो अब नया वज़ीर आला का कैंडिडेट है जो बनना चाहता है।
तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा केपी में, और अगला बजट वहाँ पे काफ़ी हंगामा खेज़ हो सकता है सोहेल अफरीदी के लिए। इसीलिए उन्होंने इस बार कैबिनेट में एक्सटेंशन किया। आप देखें ना जी, इस मौके पर जब पूरे मुल्क में सादगी की मुहिम चल रही है, जब पूरे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि जी तनख्वाहें कम की जाएं, वज़रा तनख्वाह ना लें, पर आधी गाड़ियाँ बंद कर दें, इस वक्त जंग लगी हुई है, मुल्क में ऑस्ट्रेलिटी चलनी चाहिए, उन्होंने बेताशा कैबिनेट में एक्सटेंशन कर दिया क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। हालांकि पीटीआई पहले तो ये कहते थे मैं तब तक काबीना नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी अडियाला मुलाकात नहीं होगी, फिर इन्होंने कहा मैं एक छोटी सी काबीना बनाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी, अब एक बड़ी काबीना बना दी है। फिर जब आप मीडिया को थ्रेट करने लग गए ना, ऐसे काला चैनल है, पीला चैनल है, या तो आप नाम लें, आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चैनल का या उस जर्नलिस्ट का नाम लें, आप एक फ़र्जी सा नाम रख के सारी मीडिया कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करें कि जो भी मेरे ख़िलाफ़ बात करेगा वो बड़ा पेड आदमी है, मतलब जो आपके हक़ में बात करेगा वो बहुत अच्छा आदमी है, जो आपके ख़िलाफ़ बात करेगा वो बहुत बुरा आदमी है। ये तो कोई डिवीजन नहीं होगी, इसका मतलब आप इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर जो केपी में करप्शन स्कैंडल्स हैं वो तो अपना रिकॉर्ड बना रही हैं ना, दे आर द हाईएस्ट करप्शन स्कैंडल्स, और आप उस पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। कोहस्तान से लेके हर स्कैंडल पे आप मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। केपी की गवर्नमेंट की परफॉर्म, आप तो शोहदा के चलें जी, आप हम कहते थे फ़ौजियों के जनाज़ों पे नहीं जाते, आप तो अपने पुलिस वालों के जनाज़ों पे नहीं गए, उनके घर शोहदा के घरों में नहीं गए, तो बाकियों की हम क्या बात करें। मेरे ख़्याल में सोहेल अफरीदी साहब को अपने अंदाज़े हुक्मरानी पर नज़रसानी करनी चाहिए। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको सूबे के वज़ीर आला के डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें एक, मेरा मतलब है कि उनके इल्ज़ामात हैं वफाक उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आटा पहुंच नहीं रहा। वफाक के पास गए हैं, गैस का मसला हल हुआ है, गंदम का मसला हल हुआ है, मुजम्मल असलम ने इतनी तारीफ़ की है कि वफाक ने हमारे साथ ताउन किया है, नहीं, मतलब उसके लिए आपको वफाक के साथ टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। अब अगर आपकी पॉलिसी 4 महीने ये रही कि हम वफाक के साथ नहीं बैठेंगे और हम वफाक के इजलासों में नहीं जाएंगे, और 4 महीने बाद जब आपको पता लगा कि हमारे पाँव जलने लग गए हैं, तो आप वफाक के साथ जाके आपने मुजम्मल असलम के ज़रिए बैठे, फिर उसी गवर्नर को जिसको आप गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं थे उनको ताउन लिया, अपोजिशन का ताउन लिया, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे, अपने मसाइल हल किए, तो साबित तो ये हुआ कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी। दुनिया उनको वज़ीर आला क्यों बनाया गया केपी का, ये बात भी बड़ी गौरतलब है कि इमरान खान साहब के लिए बात करें, उनके हकूक़ की बात करें, जेल से निकालने के लिए बात करें, हॉस्पिटल तक तो उनको ले जाया नहीं जा रहा। अब तरक्याती मंसूबे भी केपी में नहीं बन रहे हैं, एक तरफ उनका वो बजट ही नहीं मिल रहे उनको, वो कह रहे क्या करें। बजट तो एनएफसी के तहत सारे सूबे को अपना बजट मिलता है, एनएफसी के तहत कोई सूबे का बजट, तो अब तो वफाक रो रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, सूबों के पास तो पैसे ही पैसे हैं। अच्छा, ये सारा करप्शन में इस्तेमाल हो रहा है पैसा। मुझे तो यही लगता है अगर काम नहीं हो रहा। देखिए पीटीआई ये नहीं कह सकती, पीटीआई की 15 साल से केपी में हुकूमत है, 15 साल से पीटीआई केपी की हुकूमत कर रही है, उन्होंने 15 साल का हिसाब देना है, साल 2 साल का हिसाब नहीं देना। मेरा मतलब है 2013 से उनकी हुकूमत है केपी में, मैं 2026 में आपके साथ बात कर रहा हूँ, 14-15 साल की। जो भी वहाँ हालात हैं, चाहे अमन अमान के हैं, चाहे तरक्याती कामों के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे बुरे हस्पतालों के हैं, चाहे करप्शन, देखें आए तो थे ना कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 16 साल में कर ली केपी में। नारा तो ये था ना कि हमें 90 दिन मिल जाएंगे तो हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम कह रहे हैं 16 साल हो गए हैं आपको केपी में, आप 16 साल में केपी में आपके यहाँ करप्शन बढ़ी है कि कम हुई है? आप ख़त्म करना तो दूर की बात है, अगर बढ़ी है तो आप 16 साल में अपने सूबे में अगर करप्शन ख़त्म नहीं कर सके तो आपका क्या दावा है? आप क्या आपके लोगों पर करप्शन के इल्ज़ाम, आप खुद एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी और की क्या बात करनी है? तो इसलिए मेरे ख्याल में केपी के हालात काफ़ी सेंसिटिव है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।